जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम देखेंगे 10th का तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो इसको हम पूर्ण रूप से देखेंगे। इससे पहले एक चैप्टर हमने जो पढ़े थे, पहले वाला बहुपद, इस बहुपद के बारे में जो पढ़े थे, बहुपद में ही था रैखिक द्विघात त्रिघात। तो उसमें से हम देखे थे रैखिक, देखे थे कैसा रैखिक हुआ करता था। तो रैखिक होता था ax + b, इस तरह का जो समीकरण आता था उसको रैखिक बोलते थे। और रैखिक का जब घात एक ही रहेगा, अगर इस वाला समीकरण में भी अगर घात दो आ जाएगा तो ये दो ही घात हो जाएगा, लेकिन घात अगर एक है तो हम इसको बोलेंगे रैखिक बोलेंगे। ठीक है, तो इस शब्द से हमें चैप्टर का नाम से हमें क्या स्पष्ट होता है, हम पहले तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। दो मतलब कि दो चर होना चाहिए, दो चर समथिंग एक्स वाई, ये दो होना चाहिए, ठीक है, पी क्यू। ठीक, पी क्यू अल्फाबेट का कोई लेटर। तरह से जब किसी समीकरण में दो चर रहे तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो हम इसी के बारे में हम पूर्ण रूप से देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब लाइनर होता है, लाइन रैखिक रेखा के इस रेखा पर चले, ये जब भी रेखा इसमें बनेगा वो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो कर्व बनेगा, ना ही ऐसा बनेगा, टेढ़ा कभी भी नहीं होगा। ठीक, इसमें जो भी पढ़ेंगे हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में चल लेते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में ये देखेंगे कि का उपयोग जो किस तरह से होता है, इसका उपयोग किस तरह से हमें अध्ययन करना पड़ता है। क्वेश्चन में, बुक में जो क्वेश्चन किस तरह से रहता है, तो इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जैसे कि आप सपोज डेट आप कहीं मेला देखने जाते हैं। ठीक, मेला देखने के लिए आप कहीं जा रहे हैं, तो मेला में आप गए और वहाँ पर आपको क्या हुआ कि कहीं एक झूला देखे, झूला पे झूलने का मन किया है। ठीक, आपको झूला पे झूलने का भी मन किया और आपको बहुत मीठा मीठा सा आइसक्रीम नजर आ गया और उस आइसक्रीम को भी खाने का मन किया। ठीक, और उस दोनों को देखने के बाद आपने चाहा कि आप हमें जो दोनों चाहिए। ठीक, तो उसमें एक कंपेयर था कि आइसक्रीम अगर 10 रुपये में देता है, ठीक, आइसक्रीम अगर 10 रुपये में देता है तो आपने 2 या 3 कुछ खाए होंगे। ठीक, समझे को पता नहीं कितना खाए होंगे। ठीक, उसके बाद झूला पर झूलने की मन गया है, तो झूला झूलने की बात हुई, तो झूला पर आप एक बार नहीं जा करके कई बार गए, जिसमें सिर्फ आपने पूर्ण रूप से जो है, अगर सपोज डेट माने 100 रुपीज़ आपने खर्चा कर दिया। ठीक, हम माने इसमें सपोज मानते हैं कि 100 रुपीज़ आपने मेला में खर्चा किया। ठीक, 100 रुपीज़ खर्चा कर दिए, उसमें से क्या हुआ कि कुछ रुपया झूला पर खर्चा किए होंगे, कुछ रुपया झूला पर को खर्चा किए होंगे, तो कुछ रुपया आइसक्रीम पर खर्चा किए होंगे। ठीक, आइसक्रीम पर खर्चा किए होंगे। ठीक है ना, कुछ रुपया झूला पर खर्चा किए, कुछ रुपया आइसक्रीम पर खर्चे, लेकिन पूर्ण रूप से ना आप 100 ही रुपया खर्चा किए। ठीक, तो उसमें से एक और शब्द मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में रहेगा, तो इसके अध्ययन में तो क्वेश्चन में रहेगा कि आप जितना आइसक्रीम खाए, हाँ, जितना आइसक्रीम खाए हैं उसका आधा बार, जितना बार आइसक्रीम खाए हैं आप लेकर के उसके आधा बार आपने झूला पर झूला है। सपोज कि जितना बार आपने आइसक्रीम खाया, माने कि आप 6 बार आइसक्रीम खाया है, 6 बार आइसक्रीम खाया है, तो इसका आधा बार ये झूला पर झूले, मतलब 3 बार झूले। तो आपको इस तरह से जैसे कि हमने दे दिया कि आइसक्रीम 6 बार खाए तो उसका आधा बार 3 दे दिए। ठीक, तो ये आधा बार नहीं दिया रहेगा और 6 बार आपने खाया ये भी नहीं दिया रहेगा आपको प्रश्न, आपको सिर्फ दिया जाएगा अगर एक आइसक्रीम का दाम अगर मान लेते हैं कि हम 15 रुपया रख लेते हैं। ठीक, और एक झूला का, एक का 20 रुपया, एक बार झूला झूलने पर 20 रुपया लगता है, एक बार आइसक्रीम खाने पर 15 रुपया लगता है। ठीक, आपको इतना दिया रहेगा प्रश्न में। सपोज आपने गए मेले में और 100 रुपये खर्चा करके आ गए, अपना पॉकेट का चार्ज खत्म कर दिए, उसमें 20 रुपये में एक बार झूला झूलना था और जो है आइसक्रीम 15 रुपये में एक बार आइसक्रीम खाना था। ठीक, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने कितना खा लिए। ठीक, आपने कितना खाया इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी तो है नहीं, तो कैलकुलेट में दिया गया है कि 100 रुपया आपने पूरा रुपये से खर्चा किया, तो आपको इसमें निकालना है कि क्या झूला उसने कितना बार झूले या फिर आइसक्रीम कितना बार खाए थे। तो इसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो हमें इस तरह के अध्ययन करना पड़ेगा कि आपको अनुमानता निकालना पड़ेगा कि आपने कितना बार किया था, उसको सॉल्यूशन आधा रहेगा, तो उसमें से एक दो चर समीकरण बन जाता है। जैसे कि पहला मान लेते हैं, इसमें कुछ अगर नहीं दिया होगा, जैसे कि आपने कितना बार खाया, तो हमने इसमें मान लेते हैं कि x बार खाया होगा, सॉरी x, इसमें नहीं दिया होगा कि कितना बार आपने झूला झूले, तो हम मान लेते हैं x बार आपने झूला झूल लिए। ठीक, इसमें मान लेते हैं कि आपने y बार झूला झूल लिए। ठीक, ये तो हमें पता नहीं है कि आपने कितना बार झूला झूला। ठीक, हमें तो पता नहीं, तो हमने मान लिया कि आपने x बार झूला झूले और y बार आइसक्रीम खाए। बस हमें पता है कि एक झूला का 20 रुपया, एक बार चढ़ने का 20 रुपया है और एक बार आइसक्रीम खाने की 15 रुपया है, और टोटल आपने 100 रुपीज़ खर्चा किया है। एक और पॉइंट इसमें पता रहेगा कि आपने जितना बार आइसक्रीम खाया है ना, आपने जितना बार आइसक्रीम खाए हो उसके आधा बार झूला झूले हो।
जितना बार आइसक्रीम खाए हो उसका आधा बार झूला, मतलब ये दोनों को आप बराबर कंपेयर करना चाहेंगे तो इसका आधा ये खाए हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके कंपेयर करने में 2x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक, बराबर करने के लिए इस तरह से क्यों क्या बोला जा रहा है, आपने जितना बार आइसक्रीम खाया है ना, खाए हैं उसका आधा बार ही झूला झूले हैं, मतलब कि दोनों को बराबर करने के लिए तो आधा ही है, बराबर करने के लिए आधा में तो इसमें इसको आधा करना पड़ेगा। जब इसको आधा करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 2 हटा देते हैं, पहले आपको समझने के डायरेक्ट नहीं समझिएगा, तो यहाँ पर 2 हटा देते हैं, तो इसको उठाकर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई। इस तरह से हो सकता है, मतलब आपने वाई बार आइसक्रीम खाए थे और x बार झूला झूले थे, उसमें थे एक और पॉइंट बन रहा था कि आपने जो है कि जितना बार आइसक्रीम खाए थे उसका आधा बार झूला झूले, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इस तरह से लिख लिए x इक्वल टू वाई बाई 2, क्योंकि ये आधा इसका आधा ये है, ये आपस में बराबर होने के लिए वाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, आपस में बराबर करना है। चलिए, तो बराबर करने की, जैसे कि बराबर करने की इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप 2 भाई हैं, ठीक, 2 भाई हैं और एक भाई के पास 10 रुपये हैं और आपके पास जो है ना 30 रुपये हैं। ठीक, तो आप दोनों चाहते हैं कि आप जितना आपके पास होना चाहिए उतना ही उसके पास भी। आपके पास जो है, एक भाई के पास, एक ब्रदर के पास, फर्स्ट के पास जो है ना 10 रुपये है और सेकेंड जो आप जो है सेकेंड ब्रदर के पास जो है 30 रुपीज़ है। आप दोनों को कंपेयर करके हमें बराबर बराबर रखना है, तो मतलब आपके बीच से कितना रुपया निकाला जाए और इसको कितना दिया जाए कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक, तो जैसे कि हम देख रहे हैं 30 यहाँ पर है और यहाँ पर 20 है। ठीक, तो इससे हम अगर 10 निकालते हैं, 10 निकाल कर इसको दे देते हैं, इससे 10 निकाल कर इसको देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इससे 10 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, ये भी तो आपस में बराबर हो गया। इससे निकाल कर इसमें दे दी, तो वही समझिए कि इसमें जो पूर्ण रूप से इसे, ये तो 30 था हमें पता था, लेकिन यहाँ तो पता नहीं था, क्यों हमें पता था आधा, आधा का मतलब तो 1/2 होता है, तो हमने इसको 1/2 कर दिए, और ये गुना था इधर से, भाग में था इधर से लाकर भाग में गुना कर दिए, तो 2x इक्वल टू वाई हो गया। ठीक, तो इस तरह से सॉल्यूशन, इतना ही समझने की जरूरत है। तो इतना ही समझने के साथ साथ हमें इसमें ये देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में ही देख लेते हैं कि जो है एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण को किस तरह से लिखा जा सकता है। हम लेते हैं कोई एक मान है, फिक्स मान है, ये जो है एक अचर मान है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू समथिंग कुछ सी या 0, या फिर यहाँ पर प्लस में ले सकते हैं, प्लस में लेते हैं सी इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से हम ले सकते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन जो बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है जो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ रैखिक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ भी घात 1 है और यहाँ भी घात 1 है। ठीक है, अगर घात यहाँ पर अगर दोनों में डिफरेंट कुछ आ जाता है, समथिंग आ जाएगा घात, तो घात 2 बार आने के बाद ये क्या कंडीशन हो जाता है, ये 2 घात में चला जाए, ये 3 घात आने पर घात में चला जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना है रैखिक के बारे में, रैखिक के बारे में पढ़ना है तो हमें सिर्फ सिंगल घात होना चाहिए, 1 होना चाहिए घात में। ठीक, तो चलिए पावर 1 होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से इसका एक इक्वेशन बनता है। तो इसी इक्वेशन के अनुसार हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से चैप्टर के अनुसार देखना है। ठीक, उसके बाद चलिए इसका भूमिका के बारे में इंट्रोडक्शन तो इतना ही काफ़ी है। इंट्रोडक्शन हमें किस तरह से पढ़ना है, इस तरह से हमें क्वेश्चन रहेगा, उसका सॉल्यूशंस निकालना रहेगा। चलिए, तो उसमें से आगे का पॉइंट हमारा बुक में जैसे क्या है 3.2 नाम के बुक, सॉरी 3.2 पॉइंट एक है 3.2 जो है 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, मतलब पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, तो हम 2 चर में रैखिक समीकरण का युग्म को हम देखेंगे। तो इसको हम देखेंगे तो 2 रैखिक में समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। इसके एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें से जो है हम x और y को देख रहे हैं, जो x y जो है ना इसका हल होगा, x y का जब मान रखा जाएगा, इस पर x y का मान रखने के बाद जो है ना 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। ठीक, LHS इक्वल टू RHS। जब हम इसमें x और y का मान रखें तब जो है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, 0 होगा तभी ये जाकर के x और y इसका हल होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल देंगे, लेकिन इसके लिए इससे पहले इसके कुछ पॉइंट्स जो है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम थोड़ा सा फास्ट लिख लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा समय बचाया और समय बचा के इस पॉइंट को जो है पहले लिख लिया आपके लिए। ठीक, जो हमें यहाँ पर इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। हल एक्स वाई, हमने बोला अभी एक्स वाई जो है इसका हल है। एक्स वाई हल समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक संगत बिंदु होगा। यदि कोई ग्राफ जिस तरह से हम खींचते हैं, इस तरह से ग्राफ होता है, एक्स होता है, सॉरी वाई होता है
ये वाई डैश होता है और ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है। ठीक, एक्स इस तरह से ग्राफ जो होता है, ग्राफ में जो है एक्स और वाई का बिंदु जब मान रखेंगे, जो रेखा खींचेगा, रेखा जो आएगा, सपोज दैट हमारा एक ऐसा रेखा है। ठीक, इस रेखा में जो भी एक्स का मान आएगा और वाई का मान आएगा, यहाँ पर माने कि एक्स वाई आया, कुछ समथिंग एक्स वाई आया, जो एक बिंदु पर जब भी दर्शाएगा उस रेखा के किसी न किसी बिंदु पर ही दर्शाएगा। इसका जो भी मान रखेंगे वो किसी न किसी बिंदु पर, यहीं पर आया या फिर यहाँ आया, यहाँ आया, कहीं भी आए तो एक रेखा पर ही दर्शाएगा। कोई भी मान रखे, अगर रेखा पर नहीं दर्शा तो उसका हल नहीं है, उसका मान नहीं है। तो हम इसके नीचे में एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा देंगे कि इसका एग्जाम्पल में क्या कंडीशन आ सकता है कि इसका मान होगा या नहीं होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक संगत बिंदु होगा, एक संगत बिंदु होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यदि किसी समीकरण का हल एक्स वाई है, यदि किसी समीकरण का हल जो है एक्स वाई है, तो इस प्रकार के समीकरण को ही दो चरों में रैखिक समीकरण का, दो चरों में रैखिक समीकरण का एक युग्म या रैखिक समीकरण का समीकरण युग्म कहा जाता है। ठीक, तो हम इस परिभाषा को आप देख सकते हैं, इसका जो है एक इंट्रोडक्शन जो है, ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, द पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो है एक तरह से हम इसको परिभाषा समझ सकते हैं। ये जो है इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये जो टू लाइन में लिखे हैं मैंने, ये परिभाषा हो सकता है। यदि किसी समीकरण का हल एक्स वाई है तो इस प्रकार के समीकरण को ही दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहा या रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। यदि वो हल है तभी उसको कहा जाएगा, हल नहीं है, उसका हल नहीं हो सकता है, तो उसको हम दो चर में रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो एग्जांपल में हम देख लेंगे किसको हम दो चर में कहेंगे या फिर किसको नहीं कहेंगे। तो हम एक जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 4x प्लस 6x लेते हैं 10 लेते हैं। ठीक, इसको हम 10 एक एग्जांपल ले लेते हैं और लेने के बाद इस समीकरण में हम देखेंगे इसका मान जो है कब जो है ये जो समीकरण में होगा और कौन सा मान जो है एक्स वाई का मान समीकरण में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। देखिए ये जो है इस साइड से जो भी है आ रहा है, ये एल एच और एस हो गए, एल एच एस हो गया, और यहाँ से जो इधर आ रहा है ये हो गया आर एच एस। इस साइड को जो है हम एल एच एस कहेंगे और इस साइड को आर एच एस कहेंगे। तो इसमें जो है जब भी हम एक्स या वाई, एक्स सॉरी यहाँ समथिंग यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ y होना चाहिए। जब भी हम x या y का मान रखेंगे तो हमें 10 के बराबर आना चाहिए। ठीक, जो सपोज हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू, हम मान लेते हैं x इक्वल टू 1 लेते हैं और y बराबर भी 1 लेते हैं। ठीक, दोनों का 1 1 मान लेने पर हमें ये 10 के बराबर होना चाहिए। तो हम LHS से लेते हैं, x इक्वल टू 1 लिए और y इक्वल टू 1 लिए, तो हम इसको इसमें पुट करते हैं LHS लेकर के। LHS में लेंगे 4x प्लस 6y। ठीक, तो x मैंने 1 लिया, 4 इंटू 1 होगा प्लस 6 इंटू 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 4 आएगा प्लस 6 आएगा इक्वल टू 10, तो इक्वल टू आर एच एस, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आर एच एस हमारा 10 था और यहाँ पर इसको 1 लेने पर भी 10 है। इसका मतलब एक्स वाई का जो मान है 1,1 पर जो है ये हल है, इसका हल है। तो हल है तो ये जो है रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। 1 1 जो है इस समीकरण के लिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 के लिए एक रैखिक समीकरण हल कहलाएगा। लेकिन अगर हम इस पर हम दूसरा मान ले लेते हैं, जैसे कि सपोज यदि हम लेते हैं x इक्वल टू 2 लेते हैं और y इक्वल टू 4 लेते हैं। ठीक, इतना मान ले लेते हैं, क्या ये हल होगा या नहीं, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम LHS से फिर लेते हैं, LHS लेते हैं। ठीक, LHS से लेते हैं तो यहाँ पर आता 4x है तो x की जगह पर हमें 2 रखना है, प्लस में है 6y है तो हमें पर 6 इंटू 4 रखना है इक्वल टू, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 6 4 जा 24 आएगा और यहाँ पर देखिए 32 आ रहा है। यहाँ पर आया हमारा 32, RHS हमें आया 32 आया, लेकिन हमें RHS से हमें 10, हमें आना चाहिए 10 नहीं आया। तो एक्स वाई का मान जो है 2 और 4 पर एक हल नहीं है। जब हल नहीं है तो ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा। ठीक, ये जो है ये जो 4 और 2 जो है इसका जब रैखिक ग्राफ खींचा जाएगा उसके अंतर्गत ये 2 और 4 मान कहीं नहीं आ सकता है। ठीक, ये जो है 2 और 4 कहीं पर भी मान नहीं आ सकता, लेकिन 1 1 जब लिया जाएगा तो इसका 1 के अनुसार ग्राफ खींचा जाएगा तो एक ना कोई बिंदु होगा जो 1,1 आएगा। ठीक, x भी 1 और y भी 1 आ सकता है। ठीक, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें जो है
अब इतना ही देखते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 3.1 चैप्टर स्टार्ट होता है। 3.1 चैप्टर में 2-3 क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास कर लेते हैं। अभी इसको मुझे आशा है कि आप ये जो है पूरा का पूरा समझ गए होंगे, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में समझ गए होंगे, इसकी भूमिकाएं क्या रहती है, इस चैप्टर की हमें आवश्यकता किस तरह से पड़ती है, हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब आगे चलेंगे और इस जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है चैप्टर्स में, उस चैप्टर को हल करके उसके ग्राफ बना करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अध्याय 3.1 पर। 3.1 में बस 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है और इस 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके जल्दी प्रयास करते हैं, देख लेंगे। ठीक, लेकिन इसमें प्रश्न में क्या कहना है उसको देख लेते हैं। प्रश्न का कहना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व जो है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व जो है अपनी आयु से 7 गुना था उसकी पुत्री की आयु से। अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा है, अब जो वर्तमान आयु होगा उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। मतलब अब से जो है वर्तमान जो आयु होगा उससे 3 गुना ही रह जाएगा। किसका? उसके आफ्ताब का आयु। चलिए, तो यह एक मनोरंजन है। ठीक, उसके बाद इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न का कहना है इसे जो है बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप दोनों रूप में हमें व्यक्त करके दिखाना है। तो हम इस बोर्ड पर जो हम बीजगणितीय रूप को दर्शाते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे ग्राफीय रूप। ठीक, तो हम चलते हैं, हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं एक किसी ना किसी का आयु तो मानना ही पड़ेगा। एक का आयु मान लेते हैं x और एक का मान लेते हैं y। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। ठीक, हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तो माना आफ्ताब का वर्तमान आयु x। ठीक, उसके बाद प्रश्न कह रहा है उसकी पुत्री की आयु, मतलब कि और उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं और पुत्री की आयु बराबर y। ठीक, हमने माना आफ्ताब की आयु x है और उसकी पुत्री की आयु y। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है जिस तरह से उसको हम करेंगे 7 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान आयु से 7 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान आयु किसका है, किसका 7 वर्ष। तो हम लेते हैं x का 7 वर्ष पहले लेते हैं, x-1 लेते हैं और इसका भी लेते हैं y-7 लेते हैं। ठीक, 7 वर्ष पहले बोल रहा है, मतलब x का वर्तमान आयु उसको मान है। ठीक, ये आयु पुत्री की वर्तमान आयु लिखना, पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक, पुत्री की भी वर्तमान आयु लिखेंगे तो बोला जाए वर्तमान आयु से 7 वर्ष पूर्व, तो इसका भी 7 वर्ष पूर्व जाएगा और इसका भी 7 वर्ष पूर्व जाएगा। तो हमें दोनों को कंपेयर करके इक्वल में रखना है। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है प्रश्न में जो है ये जो है 7 गुना होता है, तो उससे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुना आयु था तो किसका, उसके पिता का आयु 7 गुना था। कब? 7 वर्ष पहले, जब पिता का आयु 7 गुना था। पुत्री का भी आयु 7 गुना रखने के लिए, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब 7 से मल्टीपल कर दिए मतलब 7 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु x है, इससे 7 वर्ष पूर्व हो गया। वर्तमान आयु x उससे 7 वर्ष पूर्व, वर्तमान आयु y और इससे 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु से 7 वर्ष पीछे चलेगी, उसके बाद 7 वर्ष पीछे जो है इसका आयु, इसका टोटल का जो ये आयु है, ये जो है इसके आयु से 7 गुना है। तो हमें बराबर करने के लिए इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें भी गुना करेंगे 7 से तो आपस में दोनों का दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद आगे के प्रश्न देख लेते, इसको सॉल्यूशन निकाल लेते, उसके बाद प्रश्न आगे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इक्वल टू हो गया x-7 इक्वल टू 7y हो जाएगा। इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, 49 मतलब 49 हो जाएगा। फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं तो x-7y और फिर इसको भी उधर कर लेते हैं -7 इक्वल टू, सॉरी इधर प्लस में आ जाएगा, +49 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक, हमने क्या क्या सबको उठा करके इधर कर लिया, ये प्लस में इधर था, इधर आया माइनस में हो गया, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट, इसमें -7 है और यहाँ 49 है, तो यहाँ पर x-7y तो ऐसा ही लिखेंगे। ठीक, इसको माइनस करेंगे, 49 में 7 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला अधिक है, तो यहाँ पर बचेगा 42 इक्वल टू 0। चलिए, तो हमें इस तरह से इतना कैलकुलेट आता है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या
एक्स माइनस 7y इक्वल टू 42 हमें आया, ठीक। इस तरह से एक इक्वेशन हमें मिल रहा है, एक इक्वेशन से हमें मिल रहा है। मतलब ये बीजगणितीय रूप जो कहा जा रहा है प्रश्न में कि बीजगणितीय रूप जो, तो ये हमें एक बीजगणितीय रूप प्राप्त हो चुका है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक। उसको ग्राफीय रूप भी बोला जा रहा है, तो इसके अनुसार ग्राफीय भी रूप निकालेंगे। फिर इसमें एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट को समझेंगे। हमने तो यहाँ पर माइनस का किया, पीछे का, अब आगे का भी बोल रहा है प्रश्न में, कहा जा रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो कब से, वर्तमान से x+3, तो ये भी होगा y+3, ठीक। अब कितना गुना रह जाएगा, अब ये देखना है, तो 3 गुना रह जाएगा, 3 वर्ष बाद जो है 3 गुना रह जाएगा, तो मतलब ये 3 गुना रह जाएगा। इसका मतलब हम समझते हैं इसके साथ 3 से गुना करेंगे, ये पुत्री की आयु हो गया, उसके पिता की आयु हो गया, आफ्ताब की आयु हो गया। तो हम इसको दोनों को इक्वल करने के लिए हम पुत्री में 3 वर्ष से गुना करना पड़ता है, ठीक। अब इसमें 3 से गुना कर दिए, मल्टीपल कर दिए, तो आपस में दोनों का दोनों बराबर हो गया इक्वेशन, ठीक। अब हमें बराबर मिल गया है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। x+3 इक्वल टू 3y+9, फिर इसको हम इधर कर लेते हैं और प्लस को इधर लेके 3 को उधर ले जाते हैं, x माइनस 3y, इसको इधर ले आए और क्या कर लेते हैं 9, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हो गया x माइनस 3y इक्वल टू हमें बच रहा है 6, ठीक। ये इक्वेशन सेकेंड मिल गया हमें, ठीक। अब यहाँ से देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमें यहाँ से मिल गया है। तो यहाँ से शायद आपको डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो हम फिर से एक बार और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न कह रहा है आफ्ताब की आयु, ठीक, उसके बाद उसकी पुत्री की आयु, हमने माना आफ्ताब की आयु x, उसके बाद उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y, दोनों का वर्तमान आयु लिखना है। उसके बाद क्या करना है, प्रश्न कह रहा है उसके 7 वर्ष पूर्व बैक जाना है, बैक जाना है तो हम 7 में माइनस कर दिए, ठीक। उसके बाद फिर से y में भी माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद प्रश्न कहता है कि जो 7 वर्ष पूर्व जो आयु था, तो हमेशा ये तो जानते हैं कि पिता का आयु पुत्री से ज्यादा अधिक होना ही है, ठीक, ठीक ना। तो अधिक है, तो कितना अधिक है, तो ये कह रहा है 7 गुना अधिक है, कौन, पिता का आयु। पिता का आयु जब 7 गुना अधिक है तो पुत्री की आयु में 7 से मल्टीपल कर देंगे, तो आपस में दोनों का दोनों आयु बराबर हो जाएगा, ठीक। हमने आयु को बराबर करना था, आयु को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीपल में 7 कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीपल में 7 रख दिए। 7 रखने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x और -7 को ऐसा ही रख लिए, ठीक। फिर इसको y के साथ किए और उसके बाद फिर 7 के साथ 49 आ गए, ठीक। उसके बाद x माइनस 7y माइनस, इसको जो है माइनस 7 तो है इधर से लेकर इधर आ गए, ठीक। इधर माइनस में था, प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, ये माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, ठीक। उसके बाद x माइनस 7y प्लस 42, तो 49 में 7 को माइनस करेंगे तो 42 बचेगा, इक्वल टू 0। फिर हम क्या किए, इसको प्लस में से उठा करके उस साइड ले गए, तो प्लस में था तो यहाँ सॉरी माइनस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाए, माइनस में यहाँ बच गया 42, x माइनस 7y इक्वल टू 42 आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन है, उसी तरह से बोल रहा है। आगे प्रश्न कहता है कि उसका वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, मतलब x+3 3 वर्ष बाद आएगा, y+3 3 वर्ष बाद आएगा। उसके बाद उसमें कहता है 3 वर्ष बाद जो है उसके पिता का आयु ना 3 गुना हो जाएगा। पिता का आयु क्या कह रहा है, 3 गुना हो जाएगा। तो हमें दोनों का आयु बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 से इसमें मल्टीपल कर देते हैं तो इसमें हो जाता है 3 का मल्टीपल करने से हमें आ जाता है, ठीक। तो हमें दोनों का दोनों एज बराबर हो गया, दोनों का एज बराबर हो गया, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + x+3 इक्वल टू 3y+9, ठीक है। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो इसको उठाकर इधर और इसको उठाकर उधर कर दिए, तो यहाँ पर लाए तो माइनस में आ गया और ये 3 को उधर ले गए माइनस में हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस तरह से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया। तो प्रश्न में जो है बीजगणितीय रूप जो बोला जा रहा था वो सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम देखेंगे ग्राफीय रूप इसको, ठीक। ग्राफीय रूप में किस तरह से सॉल्यूशन आएगा और हम इसमें इसको ग्राफ जो है किस तरह से खींच सकते हैं। इक्वेशन के लिए हमें तो पहले इस तरह से मतलब इसको लेना पड़ेगा, ठीक। इसमें एक पहले तो हमें इस तरह से डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें x और y का मान रखने के लिए मान लेते हैं, ऊपर में x रख लेते हैं और नीचे में y रख लेते हैं, ठीक। और इसमें जो जितना भी x और y का मान निकालेंगे वो पुट होगा, और यहाँ पर भी एक x और यहाँ नीचे y हो गया, और इसको भी इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं। इसी बॉक्स के जो मान और x y का मान जो होगा उसी को हम उस ग्राफ में पुट करेंगे। चलिए हम 2 ही लेते हैं, 3 क्यों लेंगे, 2 ही लेते हैं, 2 से ही स्पष्ट हो जाता है लाइन कैसा बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम 2 ले लिए। चलिए
तो 2 लेने के बाद हम देखते हैं यदि हमें जो है यहाँ पर हमें अपना मन से जैसे कि हम इसके बैक में हम देखे थे एक्स और वाई का मान एक एक रखे थे, तो हमें जो सॉल्यूशन आया था बराबर आ गया। तो यहाँ पर भी हमें जो ना एक्स और वाई का मान अपना मन से रखना पड़ेगा, अपना इच्छा से रखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम इसका मान रखते हैं 0, ठीक, एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक। एक्स बराबर अगर हम 0 लेंगे तो वाई का मान हमें कितना आएगा, चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वाई का मान नहीं लेते, हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो हम क्या किए, इसका मान 0 ले लिए, ठीक। तो 0 लेने पर माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक। यहाँ पर 0 को खत्म हो गया, माइनस 7 को इधर ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा अकेला y इक्वल टू माइनस 42y माइनस 7, माइनस माइनस कट गया और ये 6 से कट गया, तो y इक्वल टू 6 आया हमें। मतलब x बराबर अगर 0 लेंगे तो हमें y बराबर 6 मिलेगा, ठीक। उसी तरह से फिर से हम देखेंगे यदि हम x का मान समथिंग कुछ रखेंगे और y का मान आ जाएगा, तो हम जब इस तरह से देख रहे हैं कि x बराबर 0 रखिए 6 आया है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर 6 रखते हैं या 7 रखते हैं, फिर ये मान कुछ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं x इक्वल टू ले लेते हैं 6 और 7 लेंगे, 7 लेंगे तो 49 आएगा। चलिए 7 ले लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक। हम 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 का मल्टीपल में ये है, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान 7 ले रहे हैं, ठीक। इसका मान जब 7 लिए 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 होगा, ठीक। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42y माइनस 7, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू ये माइनस 49 हो जाएगा, ठीक। और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49y माइनस 7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 7 से 7 में गया तो ये भी 7 आया। चलिए तो 7 रखने से हमें मिल रहा है कि यदि हम x का मान 7 रखें तो y का मान भी हमें 7 आया, ठीक। तो इस तरह से ग्राफिया मान आ गया हमें x और y, जिस तरह से हम कोमा में देखे थे ना x y, ठीक। उसी इसे भी लिख सकते हैं 0 6, ठीक, और 7, इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं, ठीक। बस वही मान हो गया। फिर हम उसी तरह से सेम प्रोसेस हम इसमें देख लेते हैं, इसमें भी कुछ मान रखेंगे। x बराबर हम मान लेते हैं 0, तो x बराबर 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6y माइनस 3, तो ये हो जाए कट जाएगा, 2 से माइनस 2 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2 आएगा। चलिए तो y बराबर माइनस 2 आ गया। तो क्या करते हैं हम x का मान 3 ले लेते हैं, x का मान 3 लेंगे तो यहाँ रखेंगे 3, फिर 3 को माइनस करें माइनस 3y, और उधर 6 माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3y, और यहाँ पर बचेगा 3 प्लस में, और ये 3 से उधर जाएगा, y इक्वल टू 3y माइनस 3 से ये दोनों कट गया, बच गया माइनस 1, ठीक। जब 3 लिया तो माइनस 1 आ गया इसका मान, ठीक। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आया, मतलब एक्स वाई के बारे में देखेंगे तो ये हो गया 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, और एक पॉइंट आएगा 3 माइनस 1, ठीक। ये हो गया ग्राफ। तो हम जो है इसके ग्राफ को हम समझ लेते हैं, इसके ग्राफ को किस तरह से हम ग्राफ में बनाएंगे, ठीक। तो हम जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ बना लिए, टाइम बचाने के लिए हमने पहले से कर लिए, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं इस ग्राफ में इस मान को किस तरह से पुट करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं 0 और 6 हमें दिया हुआ x 0, मतलब x हमें 0 आया तो y 6 आया। हम खोजेंगे x को 0 पॉइंट पर, तो 0 तो यही है, और y को खोजेंगे 6 पॉइंट पर, प्लस 6 में जाएंगे तो प्लस 6 में यहाँ पर मिलता है, मतलब ये 0 और 6 को लेकर के चलेंगे तो इस बिंदु पर आ जाता है, ठीक। उसके बाद सेकंड देखेंगे 7 7, दोनों 7 ही है, मतलब यहाँ से चलेंगे तो ये स्टेप चलेंगे तो जाएगा यहाँ पर आएगा 7 समथिंग यहाँ आएगा, और फिर यहाँ देखेंगे तो 7 समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक। तो 7 जैसे कि हमें इस बिंदु पर मिल रहा है, ये हो गया 7 और 7 हो गया, और ये हो गया 6 हो गया, 0 6 हो गया, ये 0 और 6 हो गया, ठीक। तो इस जो दो बिंदु जब मिल रहा है, इस दोनों बिंदु को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मार्क करके और इस तरह से लाइन कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से इसको लाइन कर दिए, यही हो गया रेखा, ग्राफ रेखा किसका, तो समीकरण x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 का जो है एक लाइन बन गया, ठीक। ये ग्राफ, इस पर जो भी बिंदु आए, देखिए यहाँ पर 4 है, ये 4 समथिंग 6 पॉइंट समथिंग कुछ जो भी आएगा, ये सभी जो है ना उसका मान हो जाएगा, किसका, तो इस समीकरण का मान हो जाएगा। जरूरत नहीं कि 2 ही लिए, 2 के बाद 3 4 5 जो भी लेंगे, फिर भी लेंगे तो ग्राफ जैसा लाइन अभी आया है उसी लाइन पर आएगा। इस लाइन को इधर बढ़ाते हुए चले जाएंगे, उस मान जो भी मान आएगा वही मान x का रहेगा, इधर आते रहेंगे, ऊपर जाएंगे तो y का मान जितना ऊपर की ओर जाएगा उतना इंक्रीज करेगा, वही मान y का भी आता रहेगा, ठीक।
उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एक समीकरण तो देख ली, सेकंड समीकरण को पुट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 0 और -2, तो 0 लेते हैं, x पर 0 है और y पर -2 पर आएंगे, तो यहाँ पर ये बिंदु दिया हुआ यहाँ पर आ जाता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, 3 है x तो y है -1, x 3 है और ये y के सामने यहाँ पर आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से बिंदु रेखा मिल रहा है, ठीक। तो हम इसको लाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर से हम इसको इस तरह से लाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको लाइन कर सकते हैं। अरे यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से हम इसको इस तरह से सीधा स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा बिंदु हो गया 0 -2 का और ये हमारा हो गया 3 -1 का, ठीक। और इस रेखा का समीकरण जो लिख सकते हैं हम इसके लिए x -3y = 6, ठीक। तो यही हो गया हमारा ग्राफीय रूप, तो यही हो गया हमारा ग्राफीय रूप और ये हो गया हमारा ज्यामितीय बीजगणितीय रूप। तो प्रश्न के अनुसार ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी सॉल्यूशन आएगा, तो आप वो खुद से जो है ना प्रयास कीजिए बनाने का। अगर नहीं बने तो हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर आपका प्रयास करेंगे और हम बना करके आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। जो है आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए इसके बारे में, और इसमें कुछ भी किसी तरह की त्रुटि या कुछ भी नजर आए इस वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर, हमें इस वीडियो को पूरा देखें तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।